चलो सब लोग इधर देखो। अभी क्या हो रहा था? हम लोग व्याकरण वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। व्याकरण की अगर बात करें तो आप सबको पता है कि ये हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण अंश है और यहाँ से परीक्षाओं में कम से कम 8 से 10 प्रश्न आना तो निश्चित है। ठीक। अब चूंकि आपको सिलेबस तो पता ही है और हम लोग इस वाले लेक्चर में क्या कर रहे हैं कि पूरे हिंदी को कवर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू यूपीपी, जीडी, बीएड एंट्रेंस, टेट, सीटेट। मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि आयोग की कोई भी वैसी परीक्षा जिसमें हिंदी भाषा से प्रश्न आता है, उन सभी को केंद्र में रखकर हम लोग व्याकरण को पढ़ रहे हैं। पिछले टर्न पे हम लोगों ने समास के बारे में अच्छे से विधिवत चर्चा किया था, जिसमें एक भाग का वीडियो आपका रह गया है, जिसमें मुझे 3 समास बताकर फिर से उसका वीडियो डालना है। लेकिन आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है हम लोगों का क्या, अलंकार। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में? अलंकार के बारे में। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसको सामान्यतः होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण। और आभूषण का प्रयोग कोई भी व्यक्ति साज और सज्जा के लिए करता है। कितना भाई? साज और सज्जा के लिए वो करता है। यानी कभी भी सजना हो, संवरना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? अलंकार अर्थात आभूषण का प्रयोग करते हैं। ठीक। ऐसे ही अगर किसी भी भाषा की बात की जाए तो भाषा को सुसज्जित करने के लिए या सजाने के लिए, ठीक है, या उस भाषा में कई सारे भावों को जागृत करने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। ठीक। यानी अगर कोई भाषा हो, कोई पंक्ति हो, कोई वाणी हो, उससे अगर हम क्या करें, उसमें हम कई सारे भावों का क्या करें, संग्रह करें या कई सारे भावों को समायोजित करें, तो वह प्रक्रिया ही आपका क्या कहलाता है? अलंकृत का जो है प्रक्रिया कहलाता है। तो अलंकार का सामान्यतः अर्थ होता है क्या? आभूषण, यानी साज और सज्जा। हम कह सकते हैं कि भाषा का वह युक्ति जिसके द्वारा काव्य या गद्य को सजाने का या उसमें भावों को समायोहित करने का कार्य संपन्न किया जाता है, वह अलंकार कहलाता है। तो आज अलंकार के बारे में बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे वो हम आपको बताते रहेंगे ताकि आप उसको नोट करते रहिए। ठीक। तो चलिए आरंभ करते हैं और इसके परिभाषा से चीजों को हम लोग आरंभ करते हैं। तो जैसा कि सबको हम पहले ही बता दिए हैं कि भाई अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है आभूषण। जैसे अगर पारिभाषिक तौर की बात करें तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। अब सोच लीजिए कि अलंकार भाषा में कितना महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि पूछिए मत। यह क्या करता है? काव्य के शोभा को बढ़ाने का काम करता है। अब आप कहेंगे सर काव्य का शोभा कैसे बढ़ेगा? तो काव्यों की रचना की जाती है भावनाओं को केंद्र में रखकर। काव्यों की रचना की जाती है भावनाओं को केंद्र में रखकर। तो हम क्या करते हैं, जिस काव्य और जिस पंक्ति में जितने ज्यादा भावों का बोध हो या किसी भी प्रकार का भाव का बोध हो, तो वह पंक्ति अलंकृत होती है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर की बेचैनी तो बस क्या है? ये पंक्तियों को क्या किया गया है? अलंकार से ही सुसज्जित किया गया है, क्योंकि ये पंक्तियां किसी किसी भाव को प्रदर्शित करती हैं। ठीक। आगे चलते हैं। कह रहा है कि जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है।
अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम धन कार। अलम धन कार, जहां अलम का अर्थ होता है आभूषण, जबकि कार का अर्थ होता है करने वाला, यानी सुसज्जित करने वाला। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि अलंकार वह युक्ति है जो क्या करता है, किसी चीज को सुसज्जित करने का या काव्य को सुसज्जित करने का काम करता है। ठीक, जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। इसीलिए आपके कोचिंग का नाम अलंकार है। अलंकार आपको शिक्षा से सुसज्जित करता है, शिक्षा और संस्कार और अनुशासन, यही तीन चीज क्लास में शेष रह गया है। हम ऑफलाइन को जो है क्लासेस क्यों करते हैं भाई? आजकल तो गूगल है, लाइब्रेरी है, एआई है, यूट्यूब है, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसकी अगर बात की जाए तो यह क्या है भाई? ये सब चीजें आपके अंदर ज्ञान और जानकारी की वृद्धि तो कर सकती हैं, लेकिन अनुशासन, संस्कार और आपको एक तरीके से आपके व्यक्तित्व का विकास, यह चीज होता है कहाँ? छात्रों के साथ क्लास में बैठकर। क्लास में अगर आप बैठते हो तो बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक, तो इसीलिए हम भी आपको सुसज्जित कर रहे हैं, अलंकृत कर रहे हैं। आगे चलते हैं। कह रहा है मानव समाज बहुत ही सौंदर्य पाशक है, उसकी प्रवृत्ति ने नए नए अलंकारों को जन्म दिया। अलंकार कविता कामनी के सौंदर्य को बढ़ाने वाला तत्व है। भारतीय साहित्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक, अन्वय, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, संदेह, अतिशयोक्ति, ब्रकोक्ति आदि प्रमुख अलंकार हैं। तो हमें बहुत सारे अलंकारों को नहीं पढ़ना है, हम केवल उन्हीं अलंकारों को महत्व देंगे जो मूल रूप से संस्कृत से आए हुए हैं, या ज्यादातर जिनका हिंदी व्याकरण में या हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। ऐसे बहुत सारे अलंकार हो जाएंगे, तो सभी अलंकार को पढ़ना क्या है? निरर्थक है। तो मैं केवल चुन चुन के आपको वही अलंकार बताऊंगा जो आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम लोग अलंकार के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। तो देखिए यहां पे कहा गया है, तो भैया आचार्य केशवदास जी ने कवि प्रिया में अलंकार को समझाते हुए लिखा। ठीक है, केशवदास जी कहते हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर सरस सुवित भूषण बिन न विराजई कविता वनिता मित्र। कहने का मतलब है कि कविता यद्यपि उच्च कोटि की, अच्छे लक्षणों वाली, अच्छे रसीले अक्षरों से युक्त और अच्छे छंदों वाली हो, तो भी आभूषण अच्छी नहीं लगती। ठीक उसी तरह जिस तरह से स्त्री अच्छे वंश की, अच्छे लक्षणों वाली, अच्छे रंग और गौरवर्ण रसीली और अच्छा बोलने वाली हो, तो भी बिना आभूषण या गहने के अच्छे नहीं लगती। केशवदास जी ये कहते हैं कि भाई देखिए, अलंकार की अगर बात करें तो अलंकार की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, लोग भले ही कह दे कि हमने अपनी कविता को बहुत अच्छे से लिखा है, सुंदर लिखा है, सुस्पष्ट लिखा है, छंदों का उत्तम समावेश है, भाव का भी समावेश अच्छे से किया गया है, पर इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कविता क्या होता है, कहीं ना कहीं कविता आभूषण या सज्जा के रूप में अधूरी रहता है। जैसे कोई सुंदर स्त्री हो, अच्छी दिखती हो, अच्छा बोलती हो और संस्कारी हो, उसके बावजूद भी लोग उसकी सुंदरता को क्या करते हैं? निगलेक्ट करते हैं। और मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी जब तक वह स्त्री आभूषणों से नहीं सजती, तब तक उसको सुसज्जित नहीं माना जाता, या आभूषण को धारण करने के उपरांत उसकी सौंदर्यता में और वृद्धि हो जाती है। ठीक, अब बात करते हैं काव्य शरीर अर्थात भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कार पूर्ण मनोरंजन ढंग से क्या कहने वाली बात को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं।
अब इतना तो आपका हो गया अलंकार का एक सामान्य परिचय। हम बात करेंगे सीधे अलंकार के भेद से। किससे बात करेंगे भाई हम लोग? अलंकार के भेद से। तो अलंकार क्या होता है ये क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे अलंकार के भेद से। तो अलंकार के भेद की अगर बात की जाए तो आपको पता है कि मूलतः अगर देखा जाए तो दो ही पढ़ते हैं हम लोग, एक तो शब्दा अलंकार, दूसरा अर्था अलंकार। लेकिन यहाँ पे एक अलंकार और सम्मिलित कर दिया गया है जिसको कहा जाता है उभया अलंकार। लेकिन ज्यादातर मूलतः हम लोग बढ़िया से अगर किसी चीज को पढ़ेंगे तो शब्दा और अर्था अलंकार के मुख्य अलंकारों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे शब्दा अलंकार की बात करें, शब्दा अलंकार की उदाहरण अगर आपको समझाना है, शब्दा अलंकार क्या होता है अगर इसकी परिभाषा को जानना हो, तो कोई एक लड़का या कोई एक लड़की, कोई एक लड़का या कोई एक लड़की जब वार्तालाप के दौरान अर्थात बातचीत के दौरान किसी व्यक्ति को अपने शब्दों प्रभावित करती है, किसी व्यक्ति को अगर अपने शब्दों से प्रभावित करती है तो यही आपका क्या कहलाता है? शब्दा अलंकार कहलाता है। जैसे कोई काव्य हो और उस काव्य में अच्छे शब्दों का संलग्नता हो, तो शब्दों के द्वारा जहां सौंदर्य बढ़ता है उसको शब्दा अलंकार कहा जाता है। समझ गए? बहुत सारे हिंदी के कवि हैं जो शब्दों के माध्यम से ही अपनी कविता के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। सुन मेरे मन की राधिका, तुझसे मैं हृदय की व्यथा कहूं, तू कह दे तो मैं पास आऊं, तू कह दे तो मैं दूर चलो। कवि क्या उसके बाद है, बहुत कलिष्ठ शब्द है हिंदी में। कविता से मतलब कविताओं को जब क्या किया जाता है? शब्दों से सुसज्जित किया जाता है तो शब्दा अलंकार होता है। अब ये देखते हैं कि कौन कौन सा अलंकार है जो कविता को शब्दों से सुसज्जित करता है। कविता मतलब पोइट्री, आप अपनी कविता के बारे में मत सोचिएगा, ठीक? हम यहाँ कविता मतलब पोइट्री की बात कर रहे हैं, पोयम की बात कर रहे हैं, तो लोग अपने कविता के मतलब सोचिए, ठीक? आगे आइए देखते हैं शब्दा अलंकार की अगर बात करें तो देखिए अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, विप्सा और वक्रोक्ति, ये इतने अलंकार हैं जो किसी भी काव्य को शब्दों के माध्यम से सुसज्जित करने का काम करते हैं। अब दूसरा है अर्था अलंकार। अर्था अलंकार का अभिप्राय क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी से बात करता हो और बात करने के बाद सामने वाला व्यक्ति जब उसकी बात को सुनता हो तो उस व्यक्ति के बातों की गहराई को फील करता हो, उनके बातों के गहराई को फील करता हो, महसूस करता हो, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या भाई? अर्था अलंकार। एक व्यक्ति शहर गया कमाने, शहर से कमा के गांव में आया, देखा गांव में लोग खटिया लगा के दोपहरिया में बहरे बरमदा में सुतल हन, बड़ा चिंतित हुआ। कहा कि शहर में किसी के पास टाइम नहीं है, दिन रात लोग काम कर रहे हैं, मार पैसा कमा रहे हैं, किसी के पास आलस्य नाम की कोई चीज ही नहीं है। लोग सुबह उठ रहे हैं, पटाख से काम पे जा रहे हैं, शाम को काम पर से आ रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, नहा रहे हैं, फिर सुबह काम पे जा रहे हैं। और यहाँ गांव में देखा आराम से चिंता है, कोई मुक्त होके खटिया लगा के आराम से बरमदा में सुतल है। वो पहुंचा एक खुद चचा के यहाँ, गांव में आया था, घूमते हुए एक चाचा जी के यहाँ पहुंचा, कहा ये चचा क्या जो है कि सूत के जो है समय काटत हुआ। तो कहे तब बचवा का करी? कह रहे शहर से है माल, शहर में किसी के पास टाइम नहीं है, सब व्यक्ति क्या कर रहा है? काम कर रहा है। ठीक, आप भी काम वाम करिए, काहे सो रहे हैं? तो क्या काम करके क्या ही करे? काम करबा तो पैसा आई, पैसा आई तो हर जीवन जो ना बढ़िया हो जी। क्या फिर उससे क्या हुई? तो कहता जब तो हर जीवन बढ़िया हो जाई तोरे लग गए तो मार पैसा आई, घर बन जी, दुआर बन जी, गाड़ी बन जी, ओकरे बाद आराम से सुतबा।
तो कहता इतना का करे करे जाए, तब जब अंतिम में आराम से सुतही के है तो इतना मेहनत काहे करे। तो वह व्यक्ति उसकी भाषा की गहराई को नहीं समझ पा रहा था। या इस कथा आपको इसलिए सुनाए हैं कि आप जब तक कोई व्यक्ति आपकी भाषा की गहराई को ना समझे तब तक वहां पे उस भाषा का अर्थ प्रदर्शित नहीं होगा। अब किसी व्यक्ति को आपका जो है कि हिंदी आता ही नहीं है, कोई लड़की कोई महिला मित्र आपसे मिले और इंग्लिश में पूछे हेलो मिस्टर संदेश, हाउ आर यू, व्हाट आर डूइंग। अब संदेश कहे हे देवी, आपके मुखार बिंदु से प्रस्फुटित होने वाला ये पाश्चात्य संभाषण हमारे हृदय को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो न ये उसकी बात समझ पाए न वो उसकी बात समझ पाई। यानी यहां पे अर्थ अलंकार का रूल अप्लाई नहीं होगा जब तक भाषा के अर्थ को समझने वाला कोई व्यक्ति ना हो। ठीक है, इसीलिए व्याकरण व्यक्ति को पढ़ाया जाता है कि वह क्या करे, अर्थों को समझे। ठीक, तो अर्थों से यानी कहे हुए शब्दों की गहराई से या अर्थों के माध्यम से या अर्थ के प्रभाविता को बढ़ाने के लिए जब अलंकार का प्रयोग किया जाता है तो वह अर्था अलंकार कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्ति और उपज्ञोपना और भ्रांति मान, यह आपका कुल अलंकार है जो अर्थों के माध्यम से क्या करता है, किसी चीज को सुसज्जित करने का काम करता है। अब यहां क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कलेक्शन ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसको कहा जाता है क्या, संसृष्टि। संसृष्टि कहा जाए। संसृष्टि का मतलब यह होता है कि आप किसी भी मतलब अपनी भाषा में अलग अलग चीजों का प्रयोग करके अपनी भाषा को प्रभावित करने का काम करना। जैसे अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है, जैसे अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है और बोलते हुए अपनी वाणी के साथ अगर हाथों का प्रयोग कर रहा है तो ये भी क्या है, भाषा के प्रभाविता को बढ़ाने का माध्यम है। यानी जो ये आपका हाथ है, ये आपका जो सर और गर्दन है, साथ में जो आपकी आंखें हैं, यह भी क्या करती हैं, चीजों को प्रभावित बनाती हैं, सुसज्जित करती हैं। उसी को कहा जाता है फिगर्स ऑफ स्पीच। जैसे हम कहें कि मेरे प्रिय छात्रों तुम सब इधर आओ, तो वाणी के साथ हाथ चले, ये नहीं कि आप बोल रहे हैं कुछ और, मेरे प्रिय छात्रों तुम लोग कहां हो, मतलब आपके वाणी के साथ हाथ चलना चाहिए। ये नहीं कि वाणी कहीं और जा रही है, हाथ कहीं और जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर भाषा प्रभावी नहीं होगा, भाषा प्रभावित हो जाएगा, प्रभावी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। अब आता है संकर, फ्यूजन ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। संकर का मतलब क्या होता है, ऐसे अलंकार जिसमें सब अलंकारों के कुछ न कुछ गुण मिल जाते हैं, ऐसे अलंकार जिसमें हर अलंकारों के कुछ न कुछ गुण मिल जाते हो। तो कि लगा कि अरे एकर मुहवा तो जो न कि उनकरे की तरह लगा था। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है, आप उसको 2-3 बार देखते हैं और ध्यान से देखते हैं, अरे ये वही है कि कोई और है, होता है ऐसा। और बाद में पता चलता है कि नहीं ये कोई और है। अगर सच में ऐसा होता है तो हम लोग जैसे ऐसे हो तो हम लोग झूठा बीएचयू में बैठते थे, कोई बढ़िया लड़की दिख जाए, जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग झूठा कहते थे अरे हम आपको पहचान रहे हैं। वो कहते कौन, कहते आप लॉ फैकल्टी में पढ़ती है ना, सेकंड सेमेस्टर, नहीं 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 मैं तो एमएमबी में हूँ, बीए सेकंड ईयर में। अच्छा अच्छा, जानबूझ के नहीं, अनजाने में अगर सच में आपको ऐसा लगता हो तो हम लोग की तरह नहीं कि तुम लोग झूठा जो कैसे कहो, नहीं आप संकर का मतलब किसी चीज से मिलता जुलता चीज। तो
सभी अलंकारों से मिलता जुलता तत्व अगर किसी में मिल जाए तो। ठीक ठीक ना, मेरा वाला ट्रिक मत अपनाना तुम लोग, झूठा कह देना रोड पर, अरे आप तो अलंकार में पढ़ती है ना, कहे नहीं नहीं हम तो पंकज सर क्या पढ़ते हैं, और उसके बाद दूसरे दिन तुम पंकज सर क्या पहुंच जाओ कि ये तो पंकज क्या पढ़ती है। आगे चला जाए। आइए अब हम लोग बात करेंगे सभी अलंकारों के भेद के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि भाई शब्द अलंकार की अगर बात करें 40 मिनट तक क्लास लेंगे, इससे ज्यादा क्लास नहीं लेंगे। तो मैं आज केवल एक या दो ही अलंकार आपको बताऊंगा, क्योंकि अलंकार टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। मेरा फोकस ये है कि आप चीजों को समझें, आप समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अगर हमें ऐसे ही पढ़ाना रहता फैक्चुअल तो अब तक खत्म हो जाता अलंकार। ठीक, तो आप अच्छे से समझ कर पढ़िए। बात करेंगे हम लोग शब्द अलंकार के पहले भेद के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, अनुप्रास। क्या कहते हैं हम लोग, अनुप्रास। अनुप्रास की अगर बात करें तो यह किस प्रकार का अलंकार होता है बताइए। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या कहता है, जहां वर्ण की आवृत्ति बार बार हो और एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। जैसे तुम्हारा मन मोहक, तुम्हारा मन मोहक है, ठीक है, या तुम मेरे मन मस्तिष्क में समाई हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मन 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 एक बार हो रहा है, कई बार आ रहा है ना, कई बार आ रहा है। तुम मन मोहक हो, मन भावन हो। तो मन मन जब बार बार आ रहा है तो इसी प्रकार का अलंकार आपका क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। कह क्या रहा है, अनुप्रास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अनु और प्रास। यहां अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। यानी जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तब क्या होता है, चमत्कार होता है। यानी चमत्कार का मतलब क्या होता है, एक तरीके से सुसज्जित होता है। एक ही चीज, जैसे कल हम कह रहे थे ना, पानी का हमने लिया, हमने कहा पानी को ना, पानी अगर यही पानी नदी हो तो स्त्रीलिंग और यही नदी समुद्र हो तो पुल्लिंग। तो पानी 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 बार बार रहा था ना, आज ब्लू है पानी 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 पानी, तो बार बार पानी आ रहा है, इसका मतलब हाँ चमनप्रास नहीं, अनुप्रास। अनुप्रास है, क्या है, अनुप्रास। जैसे देखिए कह रहा है, जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुर भूप। अब देखिए जन रंजन मंजन, जन रंजन मंजन, और इन तीनों को लग पढ़ के हो रहा है सबका मनोरंजन। ठीक, तो जन रंजन मंजन, तो आ रहा है न न न न न, जन रंजन मंजन, तो नौ वर्ण प्रति क्या हो रही है, बार बार हो रही है। यहीं पे अगर यही देखे दनुज मनुज, फिर जो की एक से अधिक बार हुई, फिर रूप सुर भूप, तो यहां रूप और भूप, फिर प आ रहा है, देख रहे ना, यहां पे न 3 बार, जो यहां पे 2 बार, यहां प 2 बार, यानी प की आवृत्ति 2 बार, यहां भी प की आवृत्ति 2 बार, और यहां न की आवृत्ति 3 बार। तो वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, अर्थात ये क्या है भैया, अनुप्रास। एक उदाहरण और लेते हैं, बहुत बढ़िया है। ऐसे देखिए, जो उदाहरण अगर आप जानते हैं तो वो तो ठीक है, जिसको आप पहचान ले रहे हैं। कभी कुछ ऐसे उदाहरण अगर आपको लगे कि थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको नोट कर लिया करिए ना। अब यहां क्या कह रहा है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें, अब देखिए चारु चंद्र और चंचल, तो च च च च च चया, फिर किरणें खेल रही थी जल थल में, ल और ल। तो कहने का अभिप्राय क्या है, पहले तो यही से हो गया सिद्ध, फिर बार बार वर्ण की
आवृत्ति हो रही है, मतलब अनुप्रास है। अब अनुप्रास की बात करें तो अनुप्रास के कई भेद होते हैं। अनुप्रास के कुल 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई? 5। पहला जो है वो छेका अनुप्रास, दूसरा है वृत्तानुप्रास, लटानुप्रास, अन्यत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। कुल इतने अनुप्रास हैं। अनुप्रास भी वैसे ही बट गया है जैसे आजकल चमनप्रास बट गया है। वैद्यनाथ का चमनप्रास, पतंजलि का चमनप्रास, डाबर का चमनप्रास, ऐसे ही छेका अनुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास, लटानुप्रास, सत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आज अनुप्रास को पढ़ ही लेते हैं पूरा। बात करते हैं छेका अनुप्रास की। जहां पर स्वरूप और क्रम में अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहां छेका अनुप्रास अलंकार होता है। वहां छेका अनुप्रास अलंकार क्या होता है? होता है। क्या कह रहा है? जहां पर स्वरूप और क्रम से एक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, जैसे क्या है? रिझी रिझी, रहसी रहसी, हसी हसी। रिझी रिझी, रसी रसी और रहसी रसी। फिर रिझी रिझी, रहसी रहसी, हसी हसी उठे, सांस से भरी आंसू भरी, कहत दई तई। ये भगवान कृष्ण का है, बाल रूप का वर्णन है। ठीक है, क्या है? बाल रूप का वर्णन है। तो वही है कि रिझी रिझी, रहसी रसी, हसी हसी उठे, सांसे भरे आंसू भरी, कहत दई दई। अब यहां देखिए, रिझी रिझी, रिझी रिझी, रहसी रहसी, रहसी रसी, हसी हसी, हसी हसी। क्या कह रहा है? स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, तो वहां पे क्या हो जाता है? आपका छेका अनुप्रास हो जाता है। ठीक, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि रिझी रिझी, रहसी रहसी, हसी हसी उठे वाला जो उदाहरण है वो छेका अनुप्रास के अंतर्गत आता है। छेका अनुप्रास, देखिए अनुप्रास तो है भाई वर्ण की आवृत्ति बार बार। अब हम देख रहे हैं कि वर्णों की आवृत्ति किस क्रम में हो। तो छेका अनुप्रास कह रहा है कि स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो। ठीक, अब आगे चलते हैं और वृत्त्यानुप्रास के बारे में पढ़ते हैं। वृत्त्यानुप्रास क्या कह रहा है? जब एक व्यंजन, क्या कह रहा है? जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो। जब एक व्यंजन की आवृत्ति क्या हो? अनेक बार हो। यानी जैसे कि क तो कई बार आ जाए। जैसे शाहरुख खान कहता है क 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 किरण, क क क क क क क क कई बार कहता है ना, क क क क क क क किरण, तो क क क क क कई बार हुआ, लेकर मतलब वृत्त्या अनुप्रास। शाहरुख खान के भी वृत्त्या अनुप्रास आवला, वह पढ़ के वो इतना हिट हो गई। तो क्या कह रहा है? चामर सी, चंदन सी, फिर क्या है? चंद सी, चांदनी सी, चमेली चारु चंद सुघर है। चामर सी, चंदन सी, चंद सी, चांदनी, चमेली चारु चंद सुघर है। तो चामर सी याद के लिए रही, चामर सी, चंदन सी, चंद सी, चांदनी, चमेली चारु चंद सुघर है। अब ये मनिया देखा, च च च च च च च, पूरा शुरू से लेके अखरिया तक एकदम च च च च च च च च आल है। वैसे ही जैसे शाहरुख खान का क क क क क क आल। ठीक, अब समझ में आ गया क्या था ये भाई? वृत्त्या अनुप्रास। ठीक, समझ में आ गया ना? अब इससे पहले जो था छेका अनुप्रास, वो क्या था? अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार। अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग लटा अनुप्रास पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग? लटा अनुप्रास।
जहां शब्द और वाक्यों की आवृत्ति हो। अब तो समझ में आ गया ना। अनेक व्यंजनों की आवृत्ति, व्यंजन कौन कौन से आपको पता ही है। तो अगर व्यंजन की आवृत्ति, कई सारे व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो रही है, अनेक बार नहीं हो रही है। कितनी बार हो रही है? एक बार। तो भाई साहब 6 का अनुप्रास है। और अगर एक ही वर्ण, चाहे क वर्ण हो, चाहे च वर्ण हो, चाहे ट वर्ण हो, चाहे त वर्ण हो, चाहे प वर्ण हो, ठीक है, कोनो वर्ण अगर एक से अधिक बार आवत हो तो वृत्त्यानुप्रास। अब लटा का था जहां शब्द तो होगा, तो यहां पे इसका मतलब एक से अधिक होगा। शब्द होगा तो मतलब एक से अधिक होगा, यानी शब्दों, अगर शब्द की बात करें तो उसमें वर्णों की संख्या एक से अधिक होगी। और वाक्य, वाक्य तो आप जानते हैं सेंटेंस। तो जब वाक्य का और शब्द का क्या हो, देखिए, आवृत्ति हो तथा प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वहीं पर अन्वय करने पर भिन्नता आ जाए, यहां लटा अनुप्रास होता है। अर्थात जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, वहां लटा अनुप्रास हो जाता है। यहां आवृत्ति तो होगा लेकिन अर्थ नहीं बदलेगा। अर्थ का भाव उसी भाव में रहेगा जिस भाव में वो पंक्ति कही गई है या जिस भाव में वह बात कहा गया है ना। समझ गए? तो यहां पे है तेज बहादुर हां वही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। क्या कहा जा रहा है? तेग बहादुर हां वही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। तेग बहादुर हां वही थे गुरु पदवी जिनके थे अर्थ, मतलब जिनके अर्थ। अब देखिए, तेग बहादुर हां वही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। तेग बहादुर हां वही थे गुरु पदवी थे जिनके अर्थ। मतलब यहां तेग बहादुर जो नाम है वो 2 बार आया है। नाम है अर्थात वर्ण नहीं है, क्या है? शब्द है। वर्ण नहीं है, क्या है? शब्द है। तो जब शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो या वाक्य की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, उसी अर्थ में हो, किसी भिन्न अर्थ को प्रकट न करता हो, तो वहां पे हमारा हो जाएगा लटा अनुप्रास। आइए आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं अनत्यानुप्रास। क्या पढ़ते हैं? अनत्यानुप्रास। अब देखिए, जहां अंत में तुक मिलती हो वहां पर अत्यानुप्रास अलंकार होता है। तुक, जैसे हमने उनको चाहा था अबला के, उनके अब्बू ने मुझे पीट, अबला तबला मिला। हमने उनको चाहा था फट क्या, कोको कोला समझ के, उन्होंने मुझे फेंक दिया फटा झोला समझ के। कोको कोला और फटा झोला, ठीक। मतलब ऐसी पंक्तियां जो अंत में तुक को मिलाती हो, तुक को मिलाती हो। हमेशा कोई जो गीत होता है उसमें तुक का समायोजन होता है। कोई ऐसा गीत नहीं है जिसमें तुक ना होता। कभी अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू। कभी घबराऊं कभी पता नहीं क्या हो जाऊं, क्या तुमने किया जादू। तो बार बार जादू जादू, 2 बार जादू आया, इसका मतलब क्या है? जादू जादू 2 बार है ना, आया इस पंक्ति में। तो कौन सा अलंकार होगा? लटानुप्रास। एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार। जितना गाना है आज कुल गा के देख ली है, कोने में कौन अलंकार आया था, बस भोजपुरिया मत गाया। देखिए देखिए यहां क्या कर रहा है? लगा दी किसने आकर आग, लगा दी किसने आकर आग, फायर है। और संशय के नाग। देखिए क्या कह रहा है? लगा दी किसने आकर आग, कहा था तू संशय का नाग। आग और नाग दोनों में तुक है, दोनों में क्या है? तुक है। क्या है? तुक है। ठीक, चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या भाई, इसको हम लोग कहते हैं क्या? अनत्याश्रु
क्या है भाई? अनत्यानुप्रास है। कौन सा? सबसे अंतिम पढ़ेंगे जिसका नाम है श्रुत्यानुप्रास। अब देखिए, अब श्रुत्यानुप्रास क्या है? श्रुत्या, श्रुत्या मतलब सुता नहीं, श्रुत्या मतलब सुना। आधा मिला सोचा था, गुरु जी कह रहे हैं श्रुत्या सूझ जाओ। श्रुत्या का मतलब सोना नहीं है, श्रुत्या का मतलब सुनना है। क्या है? सुनना है, सोना। मोना कहां है? सोना। सुने आप लोग, इसमें कौन सा अलंकार होगा? सुने थे ना अजीत वाला आवाज पहले जो आता था, कहता मोना कहां है सोना। तो कहां है? बताइए कौन सा अलंकार होगा? है? यहां सोने का दो अर्थ निकल जाएगा। सोने का दो अर्थ निकल जाएगा, एक तो गोल्ड हो सकता है, एक स्लिप हो सकता है। तो अब किस सोने की बात हो रही है यहां पे क्लियर नहीं है। यानी अभी हम लोग इस प्रकार का अलंकार नहीं पढ़े हैं। एक ही शब्द जो भिन्न अर्थ को प्रदर्शित करे, कौन सा अलंकार है? हाँ, एक ही शब्द, एक ही शब्द की आवृत्ति एक ही बार बोली गई है, आवृत्ति बार बार नहीं हो रही है। एक ही शब्द, आवृत्ति एक बार है, लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न समझ रहे हैं। जैसे हमने कहा मोना कहां है सो, तो कोई गोल्ड समझेगा, कोई स्लिप समझेगा। ठीक, ये अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब यहां कह रहा है श्रुत्यानुप्रास में ऐसा कोई भी शब्द जहां पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, उसे श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। ठीक है, यानी जो सुनने में क्या लगे? अच्छा लगे, जो सुनने में कानों को मधुर लगे। ठीक है, जो सुनने में कानों को मधुर लगे। जैसे दीनांत था, थे दीनानाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। ऐसा कोई भी शब्द या ऐसा कोई भी पंक्ति जो जहां क्या हो, कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो। ठीक है, अब जैसे शब्द है, एक शब्द है काहू, कहां रहला है। मिलते हैं हम लोग तो ये नहीं कहते हैं अपने उत्तर भारत में, अपन भाई इधर मिर्जापुर बनारस चंदौली हम लोग इसे निकल चला, काहू भिया कहां रहला है। तो ये सुनने में सबको कानों को क्या लगेगा? मधुर लगेगा। कार्य कार्य है। ऐसा कौन सा टीचर है जिसका पढ़ने में ही लगता है कि कान फाट जाएगा? वहां पर ये श्रुत्य अलंकार अप्लाई नहीं होता। श्रुत्य अलंकार का मतलब ऐसी वाणी या ऐसे शब्द या ऐसे वर्ण जो सुनने में आपको अच्छा लगे। सुनने में क्या लगे? अच्छा लगे। सुनते ही आप बोले अच्छा है। ठीक, तो यहां पे है दीदान थे दीनानाथ डूबते, सुधेनु आते गृहग्वाल बाल थे। तो जहां पर कानों को मधुर लगने वाले वर्ण की आवृत्ति हो उसे श्रुत्या अनुप्रास कहते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोग अलंकार का अर्थ, परिभाषा, भेद अच्छे से डिस्कस कर लिए। और यहाँ पे हम लोग ये देख लिए कि अनुप्रास क्या होता है। अनुप्रास के साथ उसके जितने प्रकार हैं, चाहे वो छेका हो, चाहे वो वृत्या हो, चाहे वो लटा हो, चाहे वो श्रुत्या हो, चाहे वो अन्योस्त्री हो, सारे क्या भेद होता है, क्या परिभाषा होता है, अच्छे से आपका क्लियर हो गया है। बाकी का वीडियो आपके YouTube चैनल यानी पढ़ा YouTube चैनल पर पड़ा हुआ है। प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी 2025 प्लेलिस्ट खोलिए और वहां से भाषा से लेके साहित्य से लेके व्याकरण वाली चीजों को अच्छे से पढ़ते रहिए। क्योंकि जिस दिन टेस्ट हो गया बबुआ ना, हम भी खान सर की तरफ मुटका लाठियां निकालेंगे एकदम बढ़िया डंडा। ठीक है।
और वही खान सर की तरह क्लास में धम धम मारेंगे और मार के कहेंगे कि बताओ फीस कहां से आता है, कैसे आता है। अभी आपको धूप में खड़े कर दे, कितने लोग हैं धूप में जाके 1 घंटा खड़े हो पाएंगे? बहुत कम लोग हैं, नहीं खड़े हो पाएंगे। लेकिन जो आपको 500 फीस दिया है वो इसी धुपवा में खड़ा होकर काम कर रहा होगा कहीं। समझ में आया? तो कम से कम अपने लिए तो नहीं, उसके लिए पढ़ो जो तुम्हारे लिए धूप में खड़ा होकर खट रहा है या कमा रहा है। समझ में आया? इसमें हम जानते हैं सबकी स्थिति किसका क्या है। तो आप अपनी स्थितियों को सुधारना चाहते हैं तो एकदम अच्छे से पढ़िए, रेगुलर रहिए, कंटिन्यूअस रहिए, बढ़िया मार्क्स लाइए, प्रैक्टिस करिए और जल्दी से जल्दी नौकरी पाइए। ठीक, इसी वाणी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। दिल टूटा है, पर दिल दुखा है, टूटा तो नहीं है। उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। ठीक ना? तो इसको देख लीजिएगा, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा।